कि सो आज हम लोगों ने कुछ प्रॉब्लम्स करनी है पोटेंशियल वेल से रेलिवेंट। इसमें इस बेसिकली इस ट्यूटोरियल के ना हम लोग दो हिस्से करेंगे। एक में आज हम लोग बेसिक प्रॉब्लम्स करेंगे, बहुत ही फंडामेंटल लेवल की प्रॉब्लम्स, तकरीबन वैसी जिस तरह आप लोग क्लास में कर चुके हैं या जिस तरह की असाइनमेंट्स वगैरह आपको मिलती हैं। तो दूसरे हिस्से में हम लोग एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे काफ़ी डिटेल से, डेल्टा पोटेंशियल वेल को। जो लोग एटॉमिक फिजिक्स का कोर्स ले रहे हैं उन्होंने वो शायद उसको पहले देखा हो या असाइनमेंट में उससे रेलिवेंट एक क्वेश्चन है। लेकिन हम लोग इसको ना काफ़ी तफसील से डिस्कस करेंगे एक एक्स्ट्रा ट्यूटोरियल में, प्रॉब्ली हम लोग इसी वीकेंड पे करें या मैं उसको रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूंगा अगर आप लोगों के लिए ज्वाइन करना मुश्किल हुआ। क्योंकि पोटेंशियल डेल्टा पोटेंशियल की एप्लीकेशंस हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं, खास तौर पर कंडेंस मैटर फिजिक्स में और एटॉमिक फिजिक्स वगैरह में भी। तो बहरहाल इसके पहले इसमें हम लोगों ने कुछ प्रॉब्लम्स करनी है। ये दो तीन प्रॉब्लम्स हैं और ये ना मैंने ली हैं टाउनसेंड की फिजिक्स से, क्वांटम फिजिक्स से। आप लोगों में से शायद किसी ने पहले क्वांटम टाउनसेंड को स्टडी किया हो। आप में किसी ने किया हुआ टाउनसेंड की बुक को स्टडी? जिशान, अब्बास? नहीं किया। बिलाल भी आई थिंक बैचलर्स लेवल 3 बेसिक्स बुक होती है ना, ये आई थिंक ग्रिफिथ्स, मैकेंटायर और टाउनसेंड। हाँ हाँ। सो ये मैं प्रॉब्लम्स थोड़ी ना, थोड़ी तीनों देखी हुई है लेकिन पूरी कोई भी नहीं पढ़ी। तो ये टाउनसेंड की बुक से ही प्रॉब्लम्स मैंने ली हैं और ये काफ़ी अच्छी, मतलब कि उसकी प्रॉब्लम्स हैं। आप लोगों को, आप लोग उसमें से ना इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने तो काफ़ी जो प्रॉब्लम दो तीन सामने नजर है इनको पिक कर लिया है। उसमें काफ़ी आसान प्रॉब्लम भी हैं और उसमें पोटेंशियल वेल की ना बहुत सारी एग्जाम को बहुत डिटेल से डिस्कस किया हुआ है, शायद अंडर ग्रेजुएट की बाकी बुक से काफ़ी ज़्यादा, उनकी निस्बत काफ़ी ज़्यादा तफसील से। तो बहरहाल हमारे पास पहली प्रॉब्लम है टाउनसेंड की 6.15 है, अगर आप लोग वहां से देखना चाहें तो। अब प्रॉब्लम में ये है कि आपको एक पोटेंशियल दे दिया गया है। सो उसके लिए कंडीशन है कि 0 to x to l एंड अदरवाइज। साथ में आपको टाइम इज इक्वल टू 0 पे वेव फंक्शन भी गिवन है, 1 प्लस आयोटा बाई 2 2 by l sin pi x over l plus 1 over 2 sin 2 by x over l। सो 0 to x to l और 0 में ये एल स्क्वायर होगा बाकी सारी जगहों पर। इसके ना इसमें कुछ चीज़ें हम लोगों ने फाइंड करनी है। पहला हिस्सा तो बहुत इसका इजी है कि हम लोगों ने साई ऑफ एक्स टी फाइंड करना है। यहाँ से हम लोग इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं साई वन और साई टू को। ये जो फैक्टर्स हैं इनकी तरफ हम बाद में आएंगे कि ये फैक्टर्स किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये आपके असल में वेव फंक्शन का पार्ट नहीं है, ये कुछ एक्स्ट्रा स्पूरियस फैक्टर्स हैं। हम इनको किसी और वक्त में डिस्कस करेंगे कि वेव फंक्शन के साथ इन फैक्टर्स का मकसद क्या होता है या ये किस लिए लगाए जाते हैं। बहरहाल जो आपका नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है वो सिर्फ ये है और आप यहाँ से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि इनके साथ एक कॉमन फैक्टर आ रहा है। ये एक इंडिकेशन है कि ये आपके पास इस वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज करवा रहे होते हैं। बहरहाल यहाँ से हम लोग अपने वेव फंक्शन को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, साई वन एक्स साइन ऑफ पाई एक्स, इसी तरीके से साई ऑफ 2 2 पाई एक्स बाय एल। जनरल रिलेशन हमें पता है कि टाइम डिपेंड एवोल्यूशन वेव फंक्शन की हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। बिलाल भाई, जी। ये जो आपने बताए सात दो फैक्टर्स जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड है, ये ये क्या प्रोबेबिलिटी चीज है? एम्पलीट्यूड्स में कंसीडर होंगे, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक ठीक होगा। ये आपके नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन का हिस्सा नहीं होते हैं। ये साई ऑफ एक्स एक्सपोनेंशियल और माइनस ई टी ओवर एच बार। ये आपके पास ये बेसिकली टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर से हमारे पास ये चीज़ आती है।
सो इसमें आपने बस अब सिर्फ साई ऑफ एक्स की वैल्यूज इंसर्ट करनी है और आपके पास टाइम डिपेंडेंट वेव फंक्शन आ जाएगा आपका। sin 2 pi x by n exponential। तो बहरहाल इस तरीके से हम लोग ये निकाल लेते हैं। अगला जो हमने काम करना है वो हम लोगों ने जो हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड्स हम हमारे इस्तेमाल में आएंगे। अगले हिस्से में हम लोगों ने इसकी ना एवरेज एनर्जी फाइंड करनी है। हमें असल में इस चीज़ को काउंट करना है। हमें पता है कि जो आइगन एनर्जी स्टेट होती है ये असल में एक्सपेक्टेशन वैल्यू है आपके पास हैमिल्टोनियन की। अच्छा, आप में से काफ़ी लोग मैंने देखा है कि डिराक नोटेशन को ना असाइनमेंट्स में यूज़ नहीं करते। पता कुछ लोग करते हैं लेकिन काफ़ी लोग नहीं करते, हालांकि इसके काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे कैलकुलेशन को बहुत आसान बना देती है। सो ये इस बता तरीके भी आई से थिंक ये उन बड़े बड़े इंटीग्रल से तो बेहतर है, मतलब आसानी से एग्जैक्टली इसमें काम हो जाता है। एग्जैक्टली इसमें आपको मतलब ये असल में ये नोटेशन का फायदा ये है कि ये नोटेशन खुद बता रही होती है कि किस बेसिस में। इंटीग्रल का काम भी यही है ना, अपने वो बेसिस में लिख रहे होते हैं उस चीज़ को। सो ये उसकी निस्बत तो बहुत बेहतर है, खासतौर पर जब परटर्बेशन वगैरह या स्कैटरिंग कर रहे हो वहां तो बार। अब वो जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड्स आ रहे थे अब वो यहाँ पर इस्तेमाल होंगे, क्योंकि ये चीज़ आपके पास 1 के बराबर हो जाएगी और आपने सिंपली इसको ये बेसिकली यहाँ पर मुझे समेशन ऑफ एन लगा देना चाहिए यहाँ पर, अगर मैं लगाना चाहूँ तो। सो ये चीज़ आपके पास सिर्फ बनेगी 1 प्लस आयोटा बाई 2। सो ये स्क्वायर का मतलब है कि ये बेसिकली हमने 1 प्लस आयोटा बाई 2 को 1 माइनस आयोटा बाई 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। E1 प्लस 1 बाई 2 E2। सो ये आपको एवरेज एनर्जी दे देगा E1 प्लस E2 बाई 2। सो ये इसकी एक्सपेक्टेशन आइगन एनर्जी है। अगला काम इसी वेव फंक्शन में हमारे पास ये है कि हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि ऐसी कौन सी मेजरमेंट की जाए ऑफ द एनर्जी that will yield the value pi square h bar square over 2ml square। हमने वो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी जो आपको ये एनर्जी यील्ड करेगी। तो उसका तरीका ये है कि आपको पहले वो अपना वेव फंक्शन लिखना है, जो टाइम डिपेंडेंट वेव फंक्शन है 1 प्लस आयोटा बाई 2 2 बाई एल सो साइन पाई एक्स एक्स ओवर एल प्लस अच्छा एक ना मैं वैसे हालांकि आप लोगों को अंदाजा होगा लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पर ना वैसे बता दूं कि ये जो फैक्टर्स होते हैं ना इनको कोशिश करनी है कि आप इनको किसी भी सिचुएशन में कैंसिल आउट ना करें। अगर ये कैंसिल आउट कर लिए तो बहुत बड़े मसले में पड़ जाएंगे हम लोग। तो जैसे ये 2 यहाँ से 2 कैंसिल हो रहा है लेकिन इन्हें किसी सूरत भी कैंसिल नहीं करना चाहिए। अच्छा, और यहाँ पर मुझे लिख लेना चाहिए E1 और यहाँ पर लिख लेना चाहिए E2 कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी आपके पास एक्सपोनेंशियल। ओ सॉरी 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 सॉरी, मैंने एक मिस्टेक कर दी है यहाँ पर। एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा E1 t बाई h बार E1 प्लस एक्सपोनेंशियल अब आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी तो आपको इसके ऊपर इसका इनर प्रोडक्ट लेना होगा एनर्जी के आइगन वैल्यू के साथ।
अब हमें क्लियर है कि यहाँ पर जब हम ये नंबर एज इट इज आएगा और इसके साथ ये चीज बन रही होगी, और यहाँ पर भी यही सिचुएशन होगी आपके पास, क्योंकि इन हिल्बर्ट स्पेसेस में इनर प्रोडक्ट जो होते हैं वो ऑर्थोनॉर्मल होता है, तो लिहाजा ये वाली टर्म तो आपको 1 दे देगी और ये वाली टर्म आपको 0 दे देगी। सो ये टर्म इसमें से मतलब कि आपके पास जो बाकी सिचुएशन बनेगी वो आएगी साई ऑफ टी 1 प्लस एयोटा और ये एक्सपोनेंशियल का फैक्टर। सो ये आपने एक E1 को उसमें फाइंड कर लिया। अब अगला काम आपने ये करना है कि इसकी प्रोबेबिलिटी लेनी है। प्रोबेबिलिटी लेने के लिए इसका मॉडुलस स्क्वायर ले लें। सो ये टर्म 1 के बराबर हो जाएगी, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इसको जब हम लेंगे तो 1 प्लस एयोटा बाय 2। सो ये चीज़ आपके पास 1/2 के बराबर है। सो ये आपके पास स्टेट की एनर्जी है, इसकी प्रोबेबिलिटी है। अच्छा, आखिरी पार्ट इसका जो इम्पोर्टेंट, उसमें हमें किसी किस्म का मैथमेटिकल वर्क नहीं करना। हम पिछले बोर्ड पे दोबारा वापस जाते हैं और ये वेव फंक्शन हमने यहाँ पर निकाला हुआ है, टाइम डिपेंडेंट वेव फंक्शन। हम क्या इस वेव फंक्शन को देख के बगैर कोई कैलकुलेशन लिखे कि ये बता सकते हैं कि जो हमारे पास x होगा ये टाइम डिपेंडेंट होगा? हमने कैलकुलेशन नहीं करनी, हमने सिर्फ इस वेव फंक्शन को देख के गेस करना है। सो अब्बास, जिशान, आप में से कोई अगर बताना चाहे तो। नहीं ये पता। अब्बास, मुझे नहीं गैस होगा इसका। अच्छा, उसका ना तरीका ये है कि आप यहाँ पर देखें, आपके पास इस वेव फंक्शन में, मैं एक मिनट यहाँ से कुछ और कलर चूज कर रहा हूँ। आपके पास इस वेव फंक्शन में ये वाला फैक्टर आ रहा है, यहाँ पर ये वाला फैक्टर आ रहा है और इसी तरीके से यहाँ पर ये वाला फैक्टर आ रहा है। क्या इन दोनों में टाइम वाला फैक्टर कॉमन है आपके पास? हाँ जी, कॉमन ही है। नहीं, नहीं, कॉमन E1 नहीं और है। E2 का। कॉमन नहीं है। हाँ जी। एक में आपके पास एनर्जी आ रही है E1 और एक में आ रही है E2। हाँ जी। असल में आपको वेव फंक्शन लिखना है इस फॉर्म में, किसी तरीके से आप इस फॉर्म में उसको वेव फंक्शन लिख सकें। अगर मैं यहाँ पर ये वाला फैक्टर कॉमन ले लूँ, यहाँ से बाहर ले लूँ, तो आपके पास यहाँ पर चेंज इन एनर्जी वाला फैक्टर आएगा E1 माइनस E2 का, हाँ बेसिकली जी, E2 माइनस E1। बिल्कुल आएगा। सो जब भी आप इसका साइज स्टार के साथ कॉन्जुगेट ले रहे होंगे, आपके पास वो टर्म, जो ये वाली टर्म जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, उसमें तो एक्सपोनेंशियल कैंसिल आउट हो जाएगा, हम्म। क्योंकि एक दफा ये माइनस में आएगा, एक दफा प्लस में आएगा। प्लस में एक आएगा। दफा ये माइनस में आएगा, एक दफा ये प्लस में आएगा। सो यानी कि जहां पर आप कह रहे हैं कि सो साई 1 स्टार साई 1, ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, इसमें टाइम कैंसिल वाला हो जाएगा। फैक्टर। हाँ जी, हाँ जी। एक फैक्टर आपके पास आएगा साइज 2 स्टार साई 2, ये भी कैंसिल हो गया। लेकिन आपके पास दो फैक्टर्स ऐसे आ रहे होंगे जिनमें ये सिचुएशन होगी। वो तो जीरो नहीं हो जाएंगे अगर अर्थ नॉर्मल है तो? नहीं, ये इनके ऊपर डिपेंड करता है ना, ये एनर्जी सेम नहीं है असल में। सही। वो हम ये चीज नहीं फाइंड कर रहे, हम ये चीज नहीं ले रहे इस वक्त, अच्छा। हम ये चीज फाइंड नहीं कर रहे हैं। ये होती तो फिर डेफिनेटली ये जीरो हो जाते हैं, हाँ जी। इनकी इनकी मतलब इनकी एनर्जी आइगन वैल्यू जीरो हो जाती है। लेकिन अब हम ये वाली चीज फाइंड कर रहे हैं, ये इसके बराबर नहीं है। सो इसका मतलब है कि आपके पास ये वाली टर्म्स तो एग्जिस्ट करेंगी अनलेस कि इन दोनों की एनर्जीज बराबर ना हो। हाँ जी। सो अब जब इनकी एनर्जीज बराबर होंगी तो फिर आपके पास जो टाइम वाले फैक्टर्स हैं वो सारे एक्सपेक्टेशन वैल्यू में से निकल जाएंगे। लेकिन जब तक हाँ ये जी। वाला फैक्टर मौजूद है तो इसका मतलब है कि आपका एक्स हमेशा टाइम डिपेंडेंट आएगा, टाइम डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट नहीं होगा। सही हो गया। So, असल में इसका ना तरीका ये होता है कि आपके पास कोई भी, जिस तरह ये वाला वेव फंक्शन है, हम इसको अगर लिखना चाहें ना, तो हम ये करते हैं कि आपने जो भी फैक्टर्स आ रहे हैं, आपने उसमें से ना पहली स्टेट का निकालने कॉमन, माइनस टी बाई एच बार। अब आपके पास बाकी चीज़ ये बनी है, सो मैं यहाँ पर एक तरह से वो 2/L भी बाहर निकाल लेता हूँ। 1 प्लस एटा बाई 2
और साइन पाई एक्स बाई एल प्लस 1/√2 साइन 2 पाई एक्स बाई एल। अगर ये चीज इस तरह होती फिर तो हमें कोई मसला नहीं था, फिर हमारा एक्सपेक्टेशन वैल्यूज है वो टाइम इंडिपेंडेंट आ रही हैं। लेकिन यहाँ पर ये हाँ वाला जी फैक्टर आ जाएगा माइनस एटा डेल्टा ई टी बाई एच बार। तो इसमें ये चीज आपने चेक कर लेनी कि किस जब आप पहले ग्राउंड स्टेट में से किसी फेज वेक्टर को बाहर ले लेते हैं तो क्या वो सबके साथ रिमूव हो जाता है या किसी एक स्टेट के साथ भी आ रहा है। अगर वो किसी एक स्टेट के साथ भी आ रहा हो इसका मतलब है कि आपकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू टाइम इंडिपेंडेंट नहीं है, टाइम डिपेंडेंट। डिपेंडेंट है। हाँ जी इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं बगैर कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन किए। सही है। एक एक प्रॉब्लम हमने इसमें और करनी है। ये है हमारे पास 16.16 प्रॉब्लम है टाउनसेंड की। इसमें आपको पोटेंशियल दिया हुआ है 0 टू इंफिनिटी, 0 लेस देन x लेस देन एल स्क्वायर, और जीरो स्टेट में आपके पास वेव फंक्शन इसके बराबर है, यानी कि इनिशियली ये इस एनर्जी आइगन स्टेट के अंदर है आपका वेल। सो हम इसको मतलब अगर इंटरप्रेट करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि पार्टिकल ऑफ मास m। आपको इन स्टेटमेंट्स को इंटरप्रेट करना आता है ना, उसमें कोई मसला तो नहीं है बाज? इशू होगा आई थिंक मुझे, अच्छा, ये मैं ठीक जो कभी चीजें नहीं। लिख रहा हूँ ना इनमें अगर कोई भी मसला हो तो आपने मुझे फौरन रोक के पूछ लेना है कि ये मतलब इस बात का मतलब ये कैसे बन रहा है। सही है। ग्राउंड स्टेट of the infinite potential। सो यहाँ पर ये जो 1 वाला सिंबल है ना ये असल में रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप ग्राउंड स्टेट में हैं। ये L रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस विड्थ की जो लेंथ है वो इस L के बराबर आ रही है, और ये 0 शो कर रहा है कि ये इनिशियल वैल्यू है आपके पास इस वेव फंक्शन की। अब आप जो मर्जी पार्टिकल ले लें जिसका मैथ m है जो भी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये हमें प्रॉब्लम में गिवन है कि ये आपके पास वैल्यू पोटेंशियल वैल्यू है। सामने असल में उस स्टेटमेंट को सिर्फ इंटरप्रेट कर दिया है इस पोटेंशियल के मुताबिक कि जब आपके पास टाइम 0 होगा या जब आप सिस्टम आपका सिस्टम जो इनिशियल हालत में है वो इस स्टेट में मौजूद है। अब सही है। कंडीशन यहाँ पर यह है कि जो हमें असल में चीज फाइंड करनी है वो इन्होंने कंडीशन ये दे दी कि जब आपके पास टाइम 0 के बराबर होगा, ये इनिशियल हालत में पड़ा हुआ है। t0 का मतलब है जब जहां से आपने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया है। जब आपके पास t0 के बराबर होगा तो आपके पास वेल जो होगा उसकी लेंथ वेल इज पुल्ड बैक to x is equal to 2l इंस्टेंटेनियसली। हालांकि होना तो ये चाहिए कि जब आपके वेल की लेंथ चेंज होती है तो आपका वेव फंक्शन भी चेंज होता है। ऐसे होगा या नहीं होगा? अगर मैं हाँ इस जी कंडीशन को चेंज करूं तो आपका वेव फंक्शन चेंज होगा या नहीं होगा? एब्सोल्युटली चेंज होगा, जब उसकी विड्थ चेंज हो जाएगी तो एग्जैक्टली चेंज लेकिन होगा। अब यहाँ पर कंडीशन ये कि आपने इतनी तेजी से, मिसाल के तौर पर अगर आपका वेल पहले यहाँ पर आ रहा था तो अब आप ये 0 है ये l है। अब कंडीशन ये है कि आपने इस वेल को इतनी तेजी से स्ट्रेच किया है कि ये फौरन से 12 पे चला गया है। लेकिन जो वेव फंक्शन यहाँ पर था से साई 1 वही वाला वेव फंक्शन यहाँ पर भी रहा है, चेंज नहीं हुआ वेव फंक्शन। तो ये काम इंस्टेंटेनियसली हुआ, ये कंडीशन है हमारी उस सिस्टम पे। हमने वो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि अब आपके पास एनर्जी की आइगन वैल्यू क्या होगी। अब आपके पास एनर्जी कैलकुलेट करने की प्रोबेबिलिटी असल में किसके बराबर है? इस नए पोटेंशियल वेल के लिए। अब चूंकि हमारे पास दो तरह की चीजें आ गई हैं, अब जो अच्छा एक चीज ये कि ये चूंकि आपके पास इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल है तो लिहाजा साई एन ऑफ एक्स आपके पास बराबर होगा 2/a साइन n पाई x ओवर l के बराबर। अब हमारे पास इसमें गौर करने वाली बात यह है कि इनिशियली आपके पास सिस्टम ये था 2 ओवर E1। ए भी फिर 2 ओवर एल नहीं होगा? वो मैंने सॉरी यहाँ पर a आएगा, ठीक है, इसकी बात कर रहे थे ना आप? ए तो लेंथ थी ना, अब हमारे पास लेंथ एल है तो हाँ उसको यहाँ हम l पे कह देंगे,
उसको हम L कह देंगे, लेकिन चूंकि एक दफा L है और एक दफा 2L है तो मैंने इसलिए उसको जनरल A कह दिया है। सही है। सो इनिशियली आपके पास वेव फंक्शन ये था, इसकी एनर्जी ये थी। अब आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी कि जब उसकी स्टेट 2L में चली जाएगी तो आपको इनर प्रोडक्ट लेना होगा E1L के साथ E12L का। अब ये आप किस तरीके से लेंगे, इंटीग्रेट तो आपने 0 to L पे ही करना है। सो psi1 2L स्टार, जो ये वाला वेव फंक्शन ये वाली एनर्जी यील्ड करेगा psi1L, और आपने इसको dx के ऊपर इंटीग्रेट कर देना है। तो आपके पास सिचुएशन ये बन रही है कि 0 to L dx। अब यहाँ पर एक दफा 2L पुट करेंगे तो 2 से कैंसिल, 1/2L, और ये 2 आ गया, साइन पाई n की जगह 2 आएगा और वो 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, पाई x बाई L 2/L साइन 2 पाई x/L। ये आपके पास सिचुएशन आ गई है। इसको अब हमें सिर्फ इंटीग्रेट कर लेना है तो ये आपके पास एक नंबर दे देगा, सो 4 स्क्वायर रूट बाय 2 पाई। ये आपके पास उसका प्रोडक्ट आ गया कि ये स्टेटस को किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रही है। जब प्रोबेबिलिटी आपने निकालनी है तो आपको दोनों साइड पर मॉडुलस लेना होगा, इसका मॉडुलस स्क्वायर। तो ये आपके पास 0.36 के बराबर आएगा। अच्छा, ये यहाँ पर आपको ये वाली सारी चीज समझ में आई है कि ये हमने कहानी चलाई क्या ये वाली? कुछ कुछ तो समझ आया, यानी कि इसको रोटेशन में लगा के उसको सॉल्व किया। हाँ, अब सवाल ये कि ताकि क्यों लगाया है सवाल, अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि हमने ये लगाया क्यों है। वो हमने एनर्जी फाइंड करनी थी, जब हमारे पास पोटेंशियल वेल की विड्थ 2L है, उस पे क्या होगी। अच्छा, तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते थे? क्या मैं इसको इस तरीके से नहीं लिख सकता, E1, एक मिनट मुझे और कर ले, E1L E12L, क्या ये नहीं लिख सकता मैं? इसका नहीं कंफर्म मुझे। या आप मुझे बताएं कि आपके ख्याल में क्या वजह हो सकती है इसकी। सवाल ये नहीं कि हमने ये वैल्यूज पुट के इस तरह इंटीग्रेट कर लिया, असल चीज ये कि हमने ये वाला काम कर क्यों रहे, हमें उन्होंने ये फाइंड करने को कहा था कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है। आपने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है कि उस मेजरमेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जो वेल की ग्राउंड स्टेट में एनर्जी देगी। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट अ मेजरमेंट ऑफ एनर्जी विल यील्ड द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द वेल। सही है। क्या आप इसकी मेजरमेंट करते हैं एक नए वेल की, जो आपके पास नया वेल है, अब उसके ऊपर आप मतलब कि कितने परसेंट चांस है कि जब आपने एक दफा मेजरमेंट की तो आपको पुरानी वाली एनर्जी मिलेगी, ये चीज फाइंड करना चाह रहे हैं हम लोग। ठीक है, सही हो गया। अब बात समझ सही में हो आ गया, रही है कि हम लोग करना प्रोबेबिलिटी क्या फाइंड चाह कर रहे रहे हैं? थे। ये नया वेल है, हम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे थे। हैं? हम वही चांस उसके फाइंड कर रहे थे ना, प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे थे। प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे थे कि जब इस वेल को आपने मेजर करना है तो कितने परसेंट चांस है कि आपको ये वाली एनर्जी दोबारा मिलेगी। उसके लिए सही हो आपको, गया। आपके पास इसका मतलब अब दो एनर्जी स्टेट्स हैं। एक तो आपके पास ये हाँ वाली जी, एनर्जी स्टेट है और एक आपके पास क्या, एक तरह ये वाला वेव फंक्शन और एक दफा ये वाला वेव फंक्शन ये है। वाला। आपने ये चेक करना है कि ये वाला वेव फंक्शन इसको कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है। सही। सो उसके लिए आपको इनका इफेक्ट फाइंड करना पड़ेगा। असल में अगर हम सिंपल वेक्टर स्पेस के अंदर होते या वेक्टर अलजेब्रा कर रहे होते फिर इन दोनों बातों में कोई फर्क नहीं है, मैं ए बी करूं या मैं बी ए करूं, क्योंकि उसमें हमारे पास ए डॉट बी बराबर होता है बी डॉट ए के। हाँ जी। लेकिन अब यहाँ पर मसला है कि जब हम ए बी करते हैं तो ये चीज बराबर होती है बी स्टार ए कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की। आपने किसी ट्यूटोरियल में इनको तफसील से डिस्कस किया था। हाँ जी। क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस है तो आपको असल में ये काम करना पड़ता है। और चूंकि आपने इनिशियली डिफाइन किया होता है कि आपका जो वेव वेक्टर होता है वो कॉलम वेक्टर की फॉर्म में लिखा जाता है, सो देन हम फिर इस वजह से इस नोटेशन को लेके चल रहे होते हैं कि ये चीज फाइंड करनी है, इसकी सही है। प्रोबेबिलिटी, इसके ऊपर इसका इन्फ्लुएंस देखना है। सो असल में आपने सही। ये वेव वेक्टर, ये फंक्शन है आपके पास, ये स्टेट वेक्टर है, आप देखना चाहते हैं कि इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है किसी दूसरी स्टेट के अंदर। जिस हाँ स्टेट में जी। फाइंड करनी होती है हम उसको यहाँ लगा देते हैं। सही। दूसरे तरीके से भी काम किया जा सकता है कि मैं कहूँ कि मेरा इनिशियल वेव वेक्टर ब्रा की फॉर्म में है।
अभी भी मैं यही अच्छा काम कर सकता हूँ कि मैं इसके ऊपर ये वाला जो 2l इसको लगा दूं, लेकिन मुझे इस रूल के मुताबिक यहाँ पर इसका अगेन कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेना होगा। वो कॉम्प्लेक्स लेंगे तो वो तो फिर से दोबारा से बदल जाएगा। हाँ, तो यानी कि इसका मतलब दोबारा से मेरे पास यही चीज आ जाएगी ना, यही वाली। हाँ जी हाँ जी। तो ये असल में हम इसको इस तरीके से इसलिए लिखते हैं कि पहले हमने ये चीज लिखी E1l, ये आपके पास स्टेट वेक्टर है जो फाइंड करना है। किस में हाँ जी फाइंड करना है उसको फिर इसके साथ ना इसका इनर प्रोडक्ट ले लें, उसको मल्टीप्लाई करवा दें। ठीक हो गया। ठीक है, तो आप इसको दूसरी तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन हमारी जो नोटेशन है वो इस तरीके से हमने डिफाइन की हुई है सही है। कि हम चीजों को स्टेट वेक्टर्स या कैट्स की फॉर्म में लेते हैं। सही है। अच्छा, अब ना एक समझ आ हिस्सा गया। इसका और है, और फिर हम इसको ना एंड करते हैं कि हमने कोई कैलकुलेशन नहीं करनी। इनिशियली हमें ये चीज दी हुई है कि साई 1 0 इसके बराबर था, हमने लिखा हुआ था कि ये चीज इसके बराबर है। हम किस तरीके से इसको टाइम के अंदर इवॉल्व करवाएंगे, अब हमारा सवाल ये है। ये पुराना वेल है, अब अपने जेहन में रखना है कि आपके पास दो स्टेट्स आ रही एनर्जी, ये पुराने वाले वेल की है और ये एनर्जी आइगन स्टेट्स नए वाले वेल की है। ठीक है, हाँ जी आपने किस तरीके से इसको टाइम में इवॉल्व करवाना है कि डिफरेंट टाइम्स के ऊपर इसकी वैल्यू क्या है। अब वो तो आपको पता है कि हमें मतलब कि हम इस चीज को लिख सकते हैं साई ऑफ एक्स टी को साई ऑफ एक्स और एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एओटा ई टी ओवर एच बार, ये चीज तो हमें पता है। हाँ जी लेकिन अब मसला ये है कि यहाँ पर जब हम ये वाला काम करते हैं तो आपके पास पहले भी आपका वेल उसी कंडीशन के अंदर था जिसमें वेल की लेंथ, पहले भी वेल की लेंथ जो थी वो एल थी प्रीवियस, मुझे देन से टी इज इक्वल टू 0 पे, और अभी भी इतनी है, सो टी इज इक्वल टू कैपिटल टी पे। यहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता आपके पास, लेकिन अब यहाँ पर तो सिचुएशन चेंज हो गई है। एक दफा वेल की लेंथ पहले थी आपके पास एल और अब आपके पास है, सो पहले आपके पास ये थी और अब आपके पास है 12। इसका मतलब ये है कि अब आप इस वाले फॉर्मूले को एज इट इज इस्तेमाल नहीं कर सकते, कि कर हाँ सकते जी। हैं? नहीं वो चेंज हो गई लेंथ तो चेंज चेंज हो होगा। गई। अब असल में वेल की लेंथ चेंज करने का मतलब है कि आपने एक तरह से अपना सिस्टम चेंज कर लिया है। अब हाँ करना ये जी। होगा कि आपको इस सिस्टम को पहले एक्सपेंड करना होगा नए वाले सिस्टम की टर्म्स में। आपको याद है हमने प्रोजेक्शन ऑपरेटर्स को डिस्कस किया था किसी ट्यूटोरियल में, कौन से ऑपरेटर्स? प्रोजेक्शन ऑपरेटर्स को नहीं, आपने वो असल में मैंने ट्यूटोरियल पहले देखा था, लिया हमने था उसको उसके काफी बाद वो तफसील भूल से गया था डिस्कस मैं। किया था। अब हम क्या करते हैं कि इसको एक्सपेंड कर देते हैं अपने ये वाला हमारे पास वेल आ रहा था पुराना, उसकी इसको नई बेसिस के अंदर एक्सपेंड कर देते हैं, जो हम 2l जिसको कह रहे हैं। तो यहाँ पर ये वाला जो नंबर है असल में ये नंबर मेरे पास प्रोजेक्शन ऑपरेटर है, सॉरी यहाँ पर मुझे एक गलती मैंने कर दी है, ये n है। तो ये मेरे पास प्रोजेक्शन ऑपरेटर है, मैंने इसको इसकी बेसिस में एक्सपेंड कर दिया है। अगला काम मुझे पता है कि मेरे पास ये रिलेशन होल्ड करता है साई ऑफ टी का, ये चीज़ बराबर आती है ई रेज टू एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा एच टी बाई एच बार और साई ऑफ 0 के, ये चीज़ इसके बराबर आती है। तो अब अगला काम हमने सिर्फ ये करना है कि साई ऑफ 0 की वैल्यूज इसमें इंसर्ट कर देनी है। तो ये आपके पास सिस्टम बन जाएगा एन एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा ई एन टी एच बार ई एन 2l ई एन 2l ओवर ई 1l। सो ये आपके पास टाइम डेवलपमेंट आ गया आपके वेव फंक्शन की नई बेसिस में। एक तरह से आपने अपनी बेसिस को चेंज कर दिया था, पहले आपका यूनिट वेक्टर था 0 से लेकर i तक, अब आपने 0 से लेकर 2i तक कर दिया, अगर हम क्लासिकल सेंस में बात करें तो।
उसके लिए फिर आपको इस तरीके से इनको एक्सपेंड करना पड़ता है। अब यहाँ पर n को 1 रखें और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास वही वाला वेव फंक्शन आएगा जो हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, जो हमें इनिशियली गिवन है। हाँ, ये दोनों नॉर्मलाइज हो जाएंगे। हाँ, सो उसमें असल में ये होगा जब आप n को 1 करेंगे ना तो ये वाला जो नंबर होगा ये आपको 1 देगा, तो आपके हाँ पास जी, यही वाली चीज दोबारा से रिकवर हो जाएगी, हाँ जी, बिल्कुल। या जिसको हम ये असल में ये चीज कह रहे हैं। ठीक है, अब आप हाँ यहाँ जी, पर एक और चीज भी देख सकते हैं, अब ये इसकी स्टेशनरी स्टेट नहीं रहेगी। अभी आपके पास जो सिस्टम है वो स्टेशनरी स्टेट में नहीं है। स्टेशनरी स्टेट होने के लिए जितने भी ऑब्जर्वेबल्स हैं उन्हें टाइम इंडिपेंडेंट होना चाहिए, लेकिन अब यहाँ पर एक टाइम सही, का फैक्टर आ जाएगा और हर स्टेट के लिए एनर्जी डिफरेंट होगी। E1 n इज इक्वल टू 1 के लिए और होगी, n इज इक्वल टू 2 के लिए और होगी। बिल्कुल। तो जो हम पिछले सवाल में बातें करते आ रहे थे कि अब आपका वेव फंक्शन टाइम इंडिपेंडेंट, आपके पास स्टेट्स जो हैं वो टाइम इंडिपेंडेंट नहीं रही, तो जिसकी वजह से आपका सिस्टम जो होगा अब स्टेशनरी स्टेट नहीं है। सही हो गया। क्लियर? हाँ जी। सो ये हमारा था आज की प्रॉब्लम्स थी। मैं इसकी रिकॉर्डिंग बंद करने लगा हूँ। अगली दफा हम लोग डबल पोटेंशियल वेल को डबल डेल्टा पोटेंशियल को हम डिस्कस करेंगे।